पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, पिछले हमारी जो 2 वीडियो थी, उसमें पहली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि धातु क्या है, धातुओं के रासायनिक गुण और भौतिक गुण और उनके कुछ उपयोग देखे थे हम लोग। दूसरी वीडियो में हम लोगों ने देखा कि अधातु क्या है, अधातुओं के गुणधर्म और उनके कुछ उपयोग, भौतिक गुणों और रासायनिक गुणों से संबंधित कुछ जो भी उपयोग थे, वो देखा था। तो आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि धातुएं प्राप्त कहाँ से, धातुएं कैसे मिलती हैं, ठीक है? तो चलिए हम लोग स्टार्टअप करते हैं कि धातुएं कैसे प्राप्त की जाती है या फिर कहाँ प्राप्ति होती है। तो धातुओं की उपस्थिति देखेंगे। धातुओं की उपस्थिति, धातुओं की उपस्थिति ये है। साधारणतया अगर धातुओं को देखा जाए तो तीनों तरीके से रह सकते हैं। कुछ धातुएं ऐसी हैं जो मुक्त अवस्था में देखने को मिलेंगी, कुछ धातुएं ऐसी हैं जो संयुक्त अवस्था में देखने मिलेंगी अर्थात अपने यौगिकों के रूप में देखने को मिलेंगी, और कुछ ऐसी धातुएं हैं जो दोनों तरीके से देखने को मिलेगी। तो चलिए देखते हैं। पृथ्वी की भूपटपटी पर, पृथ्वी की भूपटपटी पर समानता धातुएं उपस्थित होती हैं। तो जो पहले नंबर पे धातुओं की ऊपर प्राप्ति होगी वो मुक्त अवस्था में देखने को मिलेगी। मुक्त अवस्था, मुक्त अवस्था में वो कौन सी धातुएं हैं जो मुक्त अवस्था में पृथ्वी पर आपको देखने को मिलेंगी? पहला जो है ये Au, Ag, Cu आदि ऐसी ये धातुएं हैं जो स्वतंत्र अवस्था में आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर है? दूसरे नंबर पर यौगिक अवस्था में, यौगिक या कह लीजिए संयुक्त अवस्था, संयुक्त अवस्था, संयुक्त अवस्था में, संयुक्त अवस्था में ऐसी वे धातुएं जो साधारणतः किसी अन्य धातुओं के साथ क्रियाशील होती, यानी कि क्रियाशील धातुएं जो है वो कैसे अपने मुक्त स्वतंत्र अवस्था में ना होकर के बल्कि अपने यौगिकों के रूप में उपस्थित होंगे। एग्जाम्पल के तहत देखा जाए जैसे तो सोडियम हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये आदि धातुएं हैं जो कैसे अपने यौगिकों के रूप में देखने को मिल जाएंगी। कुछ ऐसी धातुएं हैं जो दोनों अवस्थाओं में देखने को मिलेंगी। दोनों अवस्थाओं में देखने से मतलब यह है कि मुक्त भी रह सकती हैं, मुक्त अवस्था में भी रह सकती हैं या फिर यौगिक अवस्था में भी रह सकती हैं। मुक्त अवस्था या फिर यौगिक अवस्था, वो उनमें से कौन सी है? जैसे ये चांदी भी हो गया, चांदी आपका यहाँ मुक्त अवस्था है लेकिन फिर भी दोनों तरीके से देखने को मिल जाएगा। आपका आयरन है आपका, ये भी कुछ हद तक दोनों तरीके से दोनों अवस्थाओं में देखा जा सकता है। क्लियर है? चलिए देखिए, तो एक विशेष पॉइंट देखिएगा ध्यान से, नोट पॉइंट। पृथ्वी की भूपटपटी पर, पृथ्वी की सतह पर, ठीक है, पृथ्वी की सतह पर जो है सर्वाधिक पाई जाने वाली अधातु जो है वह ऑक्सीजन है। पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जो अधातुओं में आएगी वह कौन सी है? आपकी ऑक्सीजन देखने के लिए। और सबसे ज्यादा धातु क्या पाई जाती है पृथ्वी की सतह पर? वो है एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, क्लियर है? ऑक्सीजन जो है आपका क्या है कि ये सर्वाधिक मात्रा में पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली अधातु है, और वहीं पे एल्युमिनियम क्या है?
सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु है पृथ्वी की सतह। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ? तो चलते हैं आगे हम लोग अगली कड़ी में। अगला है आपका खनिज। खनिज, तो खनिज क्या है? मिनरल्स। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह पर जो धातुएं, जिन यौगिकों के रूप में, पाई जाती है, क्या कहलाएगा? आपका खनिज कहलाएगा। जिस भी तरीके से जो धातुएं हैं पृथ्वी की सतह पर पाई जाए तो किस नाम से जानी जाएगी? आपकी खनिज हो जाएगी। ठीक है, अब यहीं पे हम लोग देखेंगे अधात्रीय मैट्रिक्स। अधात्री या फिर इसी को कह लीजिए मैट्रिक्स। अधात्री या मैट्रिक्स, ये क्या होता है आपका? देखिए, पृथ्वी पर जो धातुएं हैं, ये धातु यौगिकों के रूप में उपस्थित है। तो उन यौगिकों में आप देखेंगे क्या? उन यौगिकों में मिट्टी, कंकड़, बालू यानी कि रेत, ये सब अशुद्धियां मिली होती है। ठीक, तो इन अशुद्धियों को ही हम किस नाम से जानेंगे? अधात्री कहते हैं। धातुओं में उपस्थित मिट्टी, बालू, कंकड़ आदि कणों के रूप में पाई जाने वाली जो अशुद्धियां हैं, उन अशुद्धियों को ही हम किस नाम से जानेंगे? मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स या कह लीजिए आप अधात्री हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, अब आते हैं हम अयस्क। अयस्क किसे कहते हैं? ऑरस। ठीक है, कोई भी खनिज जिनसे धातु, ठीक, कोई भी खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण, कोई भी खनिज जिनसे धातुओं का जो निष्कर्षण है, धातुओं का निष्कर्षण सुगमता पूर्वक या कह लीजिए कम खर्च में, मितव्ययिता, ठीक, कम खर्च, सरल रूप से, सरल तरीके से प्राप्त किया जा सके, तो उन्हें हम किस नाम से जानेंगे? अयस्क कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए, कोई भी वे खनिज जो धातुओं से अशुद्धियों को दूर करने में या धातुओं को निष्कर्षण में आसानी से या मितव्ययिता, कम खर्च में उपयोग किया जाए, उसे ही हम किस नाम से जानेंगे? अयस्क कहते हैं। क्लियर है? तो अयस्क की प्रकृति के आधार पर अगर देखा जाए तो ये आपके नंबर 1 पे अयस्कों की जो प्रकृति होती है उसके आधार पर देखा जाए तो होगा क्या कि ऑक्साइड अयस्क होंगे। ऑक्साइड अयस्क, फिर से आप देखेंगे, आप ऑक्साइड अयस्क के बाद कार्बोनेट अयस्क हो जाएगा। फिर आप देखेंगे सल्फाइड अयस्क हो जाएंगे। अगला एक और अयस्क हो जाएगा आपको क्लोराइड अयस्क। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, हम अगर ऑक्साइड अयस्क की बात करें तो इसमें उदाहरण के लिए क्या देखेंगे? Al2O2 O3 हो जाएगा, Al2O3। ठीक, कोरंडम इसे बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम? ये कोरंडम हो आपका। यहाँ पे देखिए CU2O,
क्यूप्राइट होगा, ठीक है। हेमेटाइट Fe2O3 हेमेटाइट हो जाएगा, ठीक। आगे कार्बोनेट अयस्क के अंतर्गत अगर देखें तो क्या हो जाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये आपका कैसा है कार्बोनेट अयस्क में आएगा, ठीक है। कार्बोनेट लाइम स्टोन भी इसी को बोलते हैं, क्या बोलेंगे हम लाइम स्टोन बोला जाता है, लाइम स्टोन हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए सल्फाइड अयस्क के तहत अगर देखें तो ये आपका हो जाएगा Ag2S, अर्जेंटाइन बोलते हैं इसको, क्या है ये आपका अर्जेंटाइन, ठीक भैया, ये अर्जेंटाइन हो जाएगा। अब क्लोराइड अयस्क में क्या आएगा आप देखिए, ये आएगा आपका सिल्वर क्लोराइड AgCl हो जाएगा, AgCl आपको देखने को मिलेगा। इसी को हम किस नाम से जानते हैं हॉर्न सिल्वर, क्या नाम है आपका ये हॉर्न सिल्वर हो जाएगा। एक और आता है ये कार्नेलाइट, कार्नेलाइट का सूत्र आपसे अक्सर एग्जाम में पूछता है KClMgCl2 6H2O, आपसे सीधा ये पूछ लेगा कि निम्न में से बहुविकल्पीय प्रश्न दे देगा और कहेगा कि कार्नेलाइट का सूत्र निम्न में से कौन सा है, तो आप सीधा बता सकते हैं KClMgCl2 और 6H2O हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपके कौन से हैं अयस्क हो जाएंगे, ठीक। इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब आते हैं अगले धातुओं का निष्कर्षण, धातुओं का निष्कर्षण, निष्कर्षण चलिए देखिए, तो हम लोग निष्कर्षण वर्ड से जानने का प्रयास करते हैं। तो निष्कर्षण वर्ड है क्या चीज, शब्द इस निष्कर्षण का मतलब कि किसी भी मिश्रण में छिपी अशुद्धि, यानी कि कोई भी किसी भी तरीके के यौगिक अवस्था में हो तो उसे शुद्ध करना, अलग करना, ठीक है, कहलाएगा निष्कर्षण कहलाएगा। तो इस जगह पे यहाँ पे हम धातुओं के बारे में देख रहे हैं, तो धातुओं का जो निष्कर्षण है वो क्या होगा आपका कि धातु यौगिकों से, धातु कोई भी धातु यौगिकों से शुद्ध धातु प्राप्त करना, धातु यौगिकों से। जैसे आपका क्या है, मान लीजिए हमारे पास आ गया ये NaCl हो गया, तो अब यहाँ पे देखो ये सोडियम और क्लोरीन दो एलिमेंट्स मिल करके आपका एक यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये यौगिक का निर्माण जब कर रहे हैं तो ये हम इसे शुद्ध अवस्था में नहीं कह सकते हैं। शुद्ध पूर्ण रूप से अगर कहा जाए कि शुद्ध है तो ये संभव नहीं है। तो हम इसी में से इसको अलग करना, ये क्लोरीन को अलग करना और ये सोडियम को अलग करना, ठीक। तो यहाँ पे जैसे ही इससे क्लोरीन अलग होगा आपका सोडियम अकेला बचेगा, ठीक। तो ये क्या है आपका, इस प्रक्रिया में जो भी प्रक्रम आपने अपनाया उस प्रक्रम को ही हम किस नाम से जानेंगे, धातुओं का निष्कर्षण कहलाएंगे, ठीक है भाई। तो धातु यौगिकों से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया ही किस नाम से जानी जाएगी आपको, धातुओं का निष्कर्षण कहलाएगा। क्लियर है। चलिए अब आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो जब आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि मिश्र धातुएं आपकी आती हैं, ठीक है, मिश्र धातु। अब मिश्र धातु क्या होती है, इनका उपयोग कहाँ करेंगे हम, ये देखेंगे, ठीक भैया। मिश्र धातुएं किसे कहते हैं, इनका उपयोग क्या होगा। मिश्र धातु, ठीक। अक्सर हम लोग देखे होंगे कि कोई भी जब आभूषण बनाया जाता है या किसी भी तरीके से
बर्तन के लिए जो बर्तन बनाए जाते हैं, तो उसमें आप किसी एक धातु को हम नहीं देख सकते हैं। सोचें कि हाँ, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही धातु है, तो ये संभव नहीं है, ठीक? क्योंकि किसी भी जॉइंट के लिए यानी कि जोड़ के लिए हमें किसी अन्य प्रकृति के पदार्थ की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इस वजह से हम ये मिश्र धातुओं एक इस समस्या का निराकरण के लिए किसका इस्तेमाल कर देते हैं हम? मिश्र धातु, ठीक है? मिश्र धातु हमें बनाई गई, ठीक है? तो वो मिश्र धातु क्या होती है कि जब दो या दो से अधिक धातुओं की गलित अवस्था को एक साथ मिश्रित करके एक नई प्रकृति का धातु बने, नए गुणधर्म वाली धातु बने, या कह लीजिए कि उसके अपने उपयोग के लिए किसी भी अनुपात में, धातुओं के किसी भी अनुपात में दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाएं और एक नई धातु बनकर तैयार हो, वो क्या कहलाएगी? आपकी मिश्र धातु कहलाएगी, ठीक है? तो मिश्र धातु जैसे हम अगर मिलाना चाहें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारे पास पीतल जैसे है, ये पीतल से बर्तन वगैरह या अन्य बर्तन कह लीजिए या फिर कह लीजिए अन्य सजावटी सामान जो है, ये सब पीतल से बनाए जाते हैं। तो इसमें ये पीतल एक अपना धातु नहीं है, दो धातुओं से मिल करके ये बनाया गया है, ठीक है? इसमें इस धातु में क्या है कि कॉपर की मात्रा है और जिंक की मात्रा है। कॉपर यहाँ पे देखने को मिलेगा आपका 70%। कॉपर जो है वो क्या मिलेगा आपका? 70% देखने को मिलेगा। और यहीं पे जो जिंक है वो कितना मिल जाएगा आपका? बचा कुछ 80 शेष जो क्या रहेगा आपका 30% क्या मिलेगा आपका? ये जिंक मिल जाएगा, ठीक? तो इसका इस्तेमाल हम मूर्तियां बनाने में भी करते हैं, ठीक है? और बर्तन बनाने में भी कर जाते हैं, ठीक है? मशीनों के पुर्जे भी बना लेते हैं इसी सामग्री से, पीतल से, ठीक है? तो इस तरीके से अर्थात अगर देखा जाए तो सीधे कह सकते हैं कि जो मिश्र धातुएं हैं, उन मिश्र धातुओं से एक जो नई धातु बन करके तैयार होती है, उसमें मजबूती भी हो जाती है। अगर शुद्ध कोई भी एक वस्तु ले लीजिए तो उसमें उस तरह से मजबूती आपको देखने को नहीं मिलेगी। लाइक जैसे हम शुद्ध लोहा ले लें, तो शुद्ध लोहे को आराम से हम मोड़ सकते हैं, और वहीं पे अगर उसमें थोड़ी-सी मात्रा कार्बन की मिला दी जाती है, वो हार्ड हो जाता है और उसको टेढ़ा करने में भी हमें थोड़ी डिफिकल्टी फील होती है। तो मिश्र धातुओं का ये उद्देश्य है कि हम मिश्र धातु क्यों बना रहे हैं? ताकि हमारी मजबूती बन जाए, उसकी क्षरण क्षमता भी कम हो जाए, यानी कि क्षय होने की दर भी कम हो जाए। कह लीजिए कि क्षय हो ही ना, सीधे तरीके से, ठीक है? तो चलिए यहाँ पे हम अब देखेंगे संक्षारण, धातुओं का संक्षारण, धातुओं का संक्षारण देखेंगे हम, ठीक है? चलिए, संक्षारण है क्या चीज? कोई भी धातु है जब नम वायु के संपर्क में आती है तो अपनी ऊपरी परत को क्षय करने लगती है। अपनी जो ऊपरी परत होती है उसको क्या है? छोड़ने लगती है, अर्थात वह कम होने लगती है। तो क्षय होने की इस प्रक्रिया को उस धातु का संक्षारण कहते हैं, ठीक है?
उस धातु का संक्षारण कहते हैं। यानी कि धातुओं का नम और वायु के संपर्क में आने पर ऊपरी परत क्षय होने की घटना ही क्या कहलाएगी? आपकी संक्षारण कहलाती है। ठीक है, अब इसकी रोकथाम के लिए हमें कुछ उपाय करते हैं। ठीक है, कोई भी है अगर धातु हम इस्तेमाल किए, मान लीजिए हम कोई भी वस्तु सामग्री लेके आए, अपने उपयोग के लिए लेके आए, और जब तक हमारा उपयोग है हम उसको उपयोग किए और उसके बाद हम उसको ऊपर से बढ़िया से किसी कपड़े से या किसी भी उसका, जैसे मान लीजिए कार लेके आए हैं, अब कार लेके आए हैं तो उसको खराब होने से, भाई जब तक उपयोग में है कोई दिक्कत नहीं, उपयोग कर रहे हैं, चल रही है, लेकिन जब उसको हम घर पे ला करके खड़ी किए तो हम उसके ऊपर एक कवर चढ़ा देते हैं ताकि उस पर धूल या मिट्टी अन्य कोई कण न बैठे, उसकी सुरक्षा के लिए। तो ठीक उसी तरीके से हम ये धातुओं पर भी संक्षारण प्रकृति को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, पहला नंबर जो प्रक्रिया अपनाएंगे, हम ग्रीस या ऑयल लगा देते हैं। ग्रीस या ऑयल का प्रयोग कर देते हैं। ऑयल के प्रयोग, ग्रीस या क्या करते हैं, ऑयल लगा दें तो वो उस पर, देखिए ग्रीस क्या करेगी, जैसे ये आपकी एक रॉड है, लोहे की रॉड है, अब इस पर आपने क्या किया, ये ग्रीस लगा दिया, ये ग्रीस लगा दिया, इधर नमी और ऑक्सीजन ये विद्यमान है, तो अब लोहे इस रॉड का इस नमी के साथ ये संपर्क को इसने क्या किया, ये ग्रीस या ऑयल ने क्या किया, ब्रेक कर दिया, जब तोड़ दिया तो जब इसके संपर्क में आएगी ही नहीं तो ये हमारा संक्षारण प्रक्रिया नहीं होगी। तो पहला नंबर क्या है, ग्रीस या ऑयल के प्रयोग द्वारा हम धातुओं के संक्षारण को रोक सकते हैं। दूसरे नंबर पे देखिए आप क्या होगा कि गैल्वेनीकरण करके, गैल्वेनीकरण या कह लीजिए इसी को यशद लेपन भी बोलते हैं, यशद लेपन करके। ठीक, गैल्वेनीकरण क्या होता है, एक किसी अन्य धातु के लिक्विड में हम इस छड़ को डुबो दें तो उसके ऊपर उस धातु का लेयर एक बन जाती है। अब उस लेयर जो है उस क्षण और वायु को सीधे कांटेक्ट को तोड़ देती है और इस तरीके से हमारा क्या है, धातुओं का संक्षारण रुक जाता है, धातुओं का संक्षारण नहीं होता है। ठीक है, अगला देखें हम पेंट लगा करके, पेंट लगा करके भी धातुओं के संक्षारण को हम आराम से रोक सकते हैं, है ना। आप देखे होंगे पेंट दो वर्क कर देता है, एक सौंदर्य के रूप में भी बढ़िया दिखता है। अच्छा, पेंटिंग कर दिया जाए, मान लीजिए आपने गेट बनवा लिए, अब गेट बनवा लिए बढ़िया वीआईपी, अब कुछ दिन उसको छोड़ दिया ऐसे नॉर्मल से तरीके से, उस पर देखेंगे कि भूरा रंग जम गए, उस पर भूरा रंग का बढ़िया से लेप एक लग गए, अब भूरा रंग लग गया, इससे कहीं बेहतर वो लगे कि गेट ना होता तो ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर हम उस पर पेंट लगा देते हैं तो उसका संक्षारण भी रुक जाएगा और उसका सौंदर्यता भी बढ़ जाएगी। तो मेन मकसद ये होता है पेंट लगाने का कि उसका संक्षारण रोकना प्लस सौंदर्य बढ़ाना। ठीक है, तो ये आप इन प्रक्रियाओं के द्वारा किसी भी वस्तु से के संक्षारण को हम आराम से रोक सकते हैं। दूसरा है कि मिश्र धातुओं को भी उपयोग करके, यानी कि दो अलग अलग धातुओं को किसी निश्चित रेशियो में मिला दें तो उस पर नमी और ऑक्सीजन का कांटेक्ट टूट जाएगा और उससे संक्षरित नहीं होगी। ठीक, चलिए आगे देखें। अब आता है हमारा उपधातु।
धातु, ये उपधातु है क्या चीज, ठीक है। मेटलॉइड्स उपधातुएं है क्या चीज, इसके बारे में हम लोग अब देखेंगे। तो उपधातुएं ऐसे तत्व जो धातु और अधातु इन दोनों का गुणधर्म रखते हैं। ऐसा कोई भी तत्व ले लीजिए जो धातु का भी धातु की तरह भी व्यवहार कर रहा हो, धातु और अधातु दोनों जैसे व्यवहार कर रहा हो, अर्थात यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बना ले, धन आयन बना ले और ग्रहण करके ऋण आयन बना ले, तब उस तत्व को हम किस नाम से जानेंगे, अधातु कहते हैं। क्लियर है, उस तत्व को हम अधातु के नाम से जानते हैं। तो अधातुओं के अंतर्गत अगर देखा जाए उपधातु कहते हैं। तो उपधातुओं के अंतर्गत अगर देखा जाए तो हमारे पास आएगा आर्सेनिक और एंटीमनी आएगा आदि। इस तरीके से देखा जाए तो लगभग 8 उपधातुएं आपको देखने को मिले, 8 उपधातुएं हैं, ठीक। तो आशा करते हैं कि ये हमारा सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आप अपने सुझाव जरूर प्रस्तुत करें। धन्यवाद।